नमस्ते दोस्तों, बुक ट्यूबर विशाल चैनल में आपका फिर से स्वागत है, जहां हम किताबों और आत्म सुधार की दुनिया का पता लगाते हैं। आज हम डेल कार्नेगी की अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक के चैप्टर में खुद को डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 19, विवरण के द्वारा प्रभावित करना। विचार गंभीर नहीं है तो उसे व्यक्त न करें। विचार के व्याख्यान के बाद प्रतिफल की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। गंभीर विचार में छुपी सत्यता को पहचान अवश्य मिलती है। थॉमस कार्लाइल, जीवनी पर निबंध। इस अध्याय में भाषण को अलंकारिक करने वाली कला को निपुण बनाने के लिए वर्णन, व्याख्यान, वाद विवाद और वकालत जैसी प्रतिभाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। वाक्पटुता की कला में निपुणता हासिल करने के इच्छुक पाठकों के लिए उपयोगी पुस्तकों का विवरण भी दिया जाएगा। विवरण का स्वभाव। विवरण का अर्थ होता है किसी घटना, विचार इत्यादि को विस्तार से समझाना। विवरण के दौरान व्याख्यान की तरह चित्रण नहीं किया जाता। मोटर गाड़ी के विवरण का अर्थ है गाड़ी के मुख्य हिस्सों और कलपुर्जों की कार्यशैली को समझाना। लेकिन मोटर गाड़ी के मानसिक चित्रण के लिए गाड़ी के चमकते ढांचे, प्रभावशाली रंग, तेज रफ्तार आदि का ब्यौरा देना होता है। विवरण और व्याख्यान में यही मुख्य अंतर होता है। रात में बच्चे के चेहरे पर डर का भाव दर्शाने के लिए विवरण नहीं, व्याख्यान की जरूरत होती है। इन दोनों के बीच के अंतर को आगे व्याख्यान अध्याय में और गहराई से समझाया जाएगा। इसके अलावा विवरण में घटनाओं का क्रम महत्वपूर्ण नहीं होता। क्रम का ध्यान व्याख्यान में रखा जाता है। अपनी खोजों की जानकारी देते वक्त पेरी ने अक्षांश और देशांतर रेखाओं की खोज के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले यंत्र के बारे में बताया। यह एक विवरण था। अपने औजारों और यंत्रों के स्वरूप को समझाने के लिए व्याख्यान का इस्तेमाल किया ताकि मानसिक चित्रण स्थापित किया जा सके। रोजाना घटने वाली जोखिम से भरी घटनाओं को कहानी के तौर पर प्रस्तुत किया ताकि दर्शकों की रुचि बनी रहे। अपने दावों की वकालत के लिए वाद विवाद का सहारा लिया। इस प्रकार पेरी ने एक ही भाषण में सभी कलाओं का बेजोड़ मिश्रण पेश किया। विवरण का कारण और परिणाम से वास्ता नहीं होता। इनका इस्तेमाल वाद विवाद के लिए किया जाता है। किसी संभावित ग्राहक को व्याख्यानों के क्रम के जरिए एक ब्रांड के मुकाबले अपने ब्रांड की गाड़ी खरीदने के लिए सहमत किया जाता है। ग्राहक को राजी करने के लिए दूसरे ब्रांड से संबंधित खतरों और रिस्क को प्रस्तुत किया जाता है। जाहिर तौर पर इस प्रक्रिया में विवरण की कला का उपयोग होता है और मार्केटिंग के इस पैंतरे के प्रभाव को कोई नकार नहीं सकता। सत्य है, साधारण तथ्यों के मुकाबले किसी एक महत्वपूर्ण तथ्य का विवरण ज्यादा प्रभावशाली होता है, लेकिन ग्राहक तथ्य से जुड़े कई और अहम कारणों को नजरअंदाज नहीं करता और इन्हीं कारणों पर परिणाम आधारित होता है। महज एक तथ्य के विवरण से किसी को नहीं लुभाया जा सकता। अर्थात ग्राहकों को लुभाने का क्षेत्र विवरण के दायरे से बाहर होता है। विवरण पूर्ण रूप से बुद्धि संबंधी प्रक्रिया है। इसमें भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता है। विवरण का महत्व। सामान्य भाषा में प्रस्तुत तथ्य का अर्थ स्पष्ट समझ में आता है। साधारण भाषा में उलझन की संभावना कम होती है और यही विवरण का महत्व है। विवरण की कला में निपुण होने के लिए विचार स्पष्ट होने चाहिए। लेखक से एक बहुत पेचीदा सवाल पर स्पष्टीकरण की मांग रखी गई तो लेखक ने जवाब में कहा, वैसे आप किस सवाल पर मुझसे स्पष्टीकरण नहीं मांगते? अब कुछ धारणाएं स्पष्ट परिभाषा को नकारने लगी हैं, लेकिन ऐसे अपवादों की शरण में नहीं जाना चाहिए। याद रखें, एक परिभाषा नाकाम होने पर दूसरी परिभाषा तैयार की जाती है। कभी कभी लगता है कि विचारों की कला पर दक्षता हासिल हो गई है, लेकिन जब विचारों को प्रस्तुत करने का समय आता है तो स्पष्ट विचार धुंधला जाते हैं। इस प्रकार उत्तम विवरण का अर्थ है विषय की स्पष्ट समझ। प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुतिकरण के लिए विषय की स्पष्ट और संपूर्ण जानकारी जरूरी होती है। जे. बर्गेसन-वीन। इस रास्ते के दोनों ओर गड्ढे हैं। ऐसे कम व्याख्यान वाले विचारों से दर्शकों में वक्ता के प्रति शंका का भाव पैदा होता है। स्पष्ट तौर पर समझ न आने वाले प्रश्न पर वाद विवाद करने से लाभ नहीं होता। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ और बोल रहे हों और आपके मित्र कुछ और ही समझ रहे हों? यदि दो लोग संगीतकार की एक परिभाषा पर सहमत न हो तो जाहिर है कि इस विषय का सहमति से शीर्षक तय नहीं किया जा सकता। रास्ते के दूसरी तरफ का गड्ढा खाई समान होता है, यानी किसी विचार का बहुत ज्यादा व्याख्यान करना। विचार के बहुत ज्यादा व्याख्यान से भी दर्शकों को ठेस पहुंचती है। दर्शकों को ऐसा एहसास नहीं कराना चाहिए कि उन्हें विषय से संबंधित कोई जानकारी ही नहीं है। ज्यादा व्याख्यान से दर्शकों में कुछ ऐसा ही भाव पैदा होता है। अर्थात
भाषण देते वक्त सामान्य और विशेष मुद्दों पर दर्शकों के संभावित ज्ञान का अनुमान होना चाहिए। व्याख्यान को बहुत ज्यादा सरलता प्रदान करने में मूर्खता का प्रदर्शन होता है और व्याख्यान के बेवजह विस्तार से ऊर्जा की बर्बादी होती है। वर्णन के उद्देश्य। ये साफ हो गया है कि विचार के वर्णन से वक्ता और दर्शकों के बीच वैचारिक संबंध स्थापित होता है। वर्णन के जरिए भाषण में आगे प्रस्तुत किए जाने वाले तथ्य, विचार, अपील और वाद विवाद के लिए आधार तैयार होता है। वर्णन के प्रभाव को स्पष्टता, शुद्धता, सत्यता, एकता और आवश्यकता जैसे स्थिर मानकों के आधार पर प्रमाणित किया जाता है। वर्णन के प्रभाव की यह व्याख्या कभी नहीं भूलनी चाहिए। इसका उपयोग केवल वर्णन के उद्देश्यों के लिए नहीं, बल्कि निम्नलिखित के लिए भी किया जाना चाहिए। वर्णन की प्रणालियाँ। वक्ता द्वारा इस्तेमाल की गई वर्णन की विभिन्न प्रणालियाँ किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे से प्रभावित होती हैं। यदि एक प्रणाली दूसरी से मिलती नहीं हो तो उसे प्रभावित जरूर करती है। कई मौकों पर एक प्रणाली दूसरी के साथ चलती है। परिभाषा वर्णन की प्रचलित विधि है। निस्संदेह इस बात का विशेष ख्याल रखना चाहिए कि वर्णन के लिए तैयार की गई परिभाषा को समझाने के लिए कई और परिभाषाओं की जरूरत न पड़े। परिभाषा की भाषा बहुत स्पष्ट और संक्षिप्त होनी चाहिए। परिभाषा में ज्यादा शामिल करना या ज्यादा छोड़ देना भी ठीक नहीं होता। परिभाषा का सामान्य उदाहरण निम्नलिखित है। वर्णन के लिए परिभाषा में विषय के स्वभाव, महत्व और चरित्र के साथ विचार और विचारों के समूह के अभिप्राय को प्रदर्शित करना चाहिए। आर्लो बैट्स, अंग्रेजी लेखन पर चर्चा। परिभाषा के विस्तार के लिए विरोधाभास और प्रतिपक्षता का भी प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित वाक्य में उक्त परिभाषा अनुकरण प्रस्तुत किया गया है। व्याख्यान के मुकाबले वर्णन के जरिए सीधे तौर पर विषय के अर्थ और अभिप्राय को प्रदर्शित किया जाता है, विषय के स्वरूप से इसका वास्ता नहीं होता। प्रतिपक्षता से परिभाषा का विस्तार किया जाता है। दरअसल जनता के समक्ष व्याख्यान की यह नियमित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के जरिए दर्शक विषय के भाव को विस्तार और स्पष्टता से समझने के लिए आत्मचिंतन का इस्तेमाल करते हैं और वक्ता के विचारों के साथ विषय की गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। ये वर्णन के अभिन्न अंग के समान होता है। विषय से संबंधित तथ्यों के विस्तार पूर्वक वर्णन से स्पष्टता बढ़ती है। उदाहरण के जरिए परिभाषा और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। इस प्रकार वर्णन बहुत प्रभावशाली हो जाता है। आमतौर पर उत्तम वर्णन को व्याख्यान समझने की गलती की जाती है। मानकर चलिए कि आपका छोटा बेटा इंजन की कार्य प्रणाली जानने के लिए प्रश्न करता है कि भाप का इंजन किस प्रकार कार्य करता है। यदि आप इस प्रश्न के प्रति अशिक्षित बर्ताव करते हैं या जानबूझकर प्रश्न को न समझने का दिखावा करते हैं तो बच्चे की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है, अर्थात बच्चे की जिज्ञासा का ज्ञान के मुताबिक सटीक से सटीक जवाब देना चाहिए। इंजन की वास्तविक कार्य प्रणाली को समझाते वक्त व्याख्यान नहीं, वर्णन की कला का प्रयोग करें। इस उदाहरण की मुख्य उपयोगिता यह है कि वर्णन के दौरान आप अनजानी वस्तु को समझाने के लिए पहचान वाली वस्तुओं के उदाहरण का इस्तेमाल करते हैं। मंच पर दर्शकों को विचारों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए सही और सटीक उदाहरण बहुत आवश्यक होता है। ये शिक्षण की कला का सबसे बेहतरीन तोहफा है। यह ऐसा तोहफा है जिससे वक्ता की भाषा शैली में दिन ब दिन निखार आता है। आर्लो बैट्स के 3 संकलनों पर ध्यान दीजिए। लेखक ने इसे कुछ इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि तीनों संकलन एक वाक्य समान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे में घुल रहे हों। हर हिस्सा दूसरे हिस्से की पूर्ति करता महसूस होता है। अनुरूपता व असमान वस्तुओं के बीच समानता स्थापित करने वाली कला वर्णन की सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है। निम्नलिखित अनोखा उदाहरण बीचे के लिवरपूल भाषण से पेश किया गया है। वन में जीवन जीने वाले जंगली मनुष्य की बस एक कहानी है और बस एक ही कहानी गढ़ी जा सकती है। मनुष्य के सभ्य होने के साथ कहानियों ने जन्म लेना शुरू कर दिया, लेकिन विकसित सभ्यता का ईसाई धर्म में परिवर्तन असंख्य कहानियों का स्रोत बना। कहानियों के ऊपर कहानियां गढ़ी गईं और हर निपुण लेखक ने कहानी को अपने विशेष अंदाज में पेश किया। व्याख्या किसी विषय को समझाने की आम एवं साधारण विधि होती है। व्याख्यान के दौरान मुख्य विषय के इर्द गिर्द घूमने वाले संबंधित विषयों को भी विस्तार से समझाया जाता है। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण विधि है, लेकिन वर्णन के दौरान ये सिद्धांत नकारात्मक प्रभाव की छाप छोड़ता है। वर्णन में मुख्य विषय से भटकाव की गुंजाइश नहीं होती। निम्नलिखित उदाहरण के जरिए इस विधि को समझाया गया है। मैं अदालत की निर्णायक समिति के समक्ष पेश किए गए मुद्दे से नहीं भटक सकता।
इस बात का लिहाज रखने से कोई फायदा नहीं होगा कि कैदी एक दुखियारी का पति है और उसके बच्चों को जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम कैदी के माता पिता के माथे पर औलाद के मुजरिम होने के कलंक का भी ख्याल नहीं रख सकते। भावना से जुड़े मुद्दों के लिए अदालत में कोई जगह नहीं है। दुख से आंखें मूंदे मित्रों का कष्ट अदालत के लिए व्यर्थ है। कैदी की लंबी और सम्मानजनक नौकरी भी अदालत के निर्णय को प्रभावित नहीं कर सकती। कैदी के खिलाफ पुख्ता सबूत इन सब मान्यताओं से ज्यादा महत्व रखते हैं। कैदी की सजा मुकम्मल करने में केवल एक सवाल अहम है कि कैदी ने बदला लेने की मंशा से हत्या की या फिर परिस्थितिवश अपराध अनजाने में किया गया। इस बात का निर्णय मौजूदा गवाहों की गवाही के आधार पर किया जाएगा। विषय को क्रमबद्ध करने से विचारों का वर्गीकरण आसान हो जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि परिभाषा में क्रम, वर्ग और प्रकार को निश्चित स्थान प्रदान करना चाहिए। भाषण के विषय को क्रमबद्ध करने से विषय की गहराई तक पहुंचना आसान हो जाता है। इसके अलावा एक तथ्य को दूसरे तथ्य से जोड़ना भी बहुत बहुमूल्य होता है। क्रम को परिभाषा और श्रेणी का निकट संबंधी माना जाता है। शराब की तस्करी लंबे समय से वाद विवाद का नैतिक विषय रही है। इससे जुड़ा आर्थिक महत्व जो भी हो, इसके विरोध में जो भी सवाल उठते हों, राजनीतिक व्यवस्था पर इसका जो भी प्रभाव पड़ता हो, क्या कोई व्यक्ति तस्करी के नकारात्मक पहलू को सही साबित कर सकता है? दुनिया भर में जनता के हितों को सुरक्षित करने के लिए संवैधानिक सरकार का गठन किया गया है। संविधान के जरिए शराब के कारोबार को नियमित करने के लिए नियम तैयार किए गए हैं। कई देशों में अफीम के व्यापार, दास प्रथा इत्यादि को आर्थिक विकास की जगह सही और गलत का मुद्दा माना गया है। इन कुरीतियों के आर्थिक महत्व से ज्यादा सामाजिक प्रभाव को महत्व दिया गया है। विश्लेषण के जरिए विषय के महत्वपूर्ण हिस्सों को अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया के कई सिद्धांत हैं। उदाहरण के तौर पर विश्लेषण की प्रक्रिया में समय, स्थान, तर्क, रुचि में वृद्धि और समापन के प्रभाव जैसे क्रमों का उपयोग किया जा सकता है। विश्लेषणात्मक वर्णन का उत्तम उदाहरण इस प्रकार है। दर्शन शास्त्र में मानव का अवलोकन या तो ईश्वर में निहित होता है या इसे प्रकृति से जोड़ा जाता है। ईश्वर और प्रकृति से जुड़ी शक्तियों को मानव में समाहित माना जाता है। दर्शन शास्त्रियों के गहन अध्ययन से 3 अहम जानकारियां सामने आई हैं: ईश्वरीय दर्शन शास्त्र, प्राकृतिक दर्शन शास्त्र और मानवीय दर्शन शास्त्र यानी मानवता। यही 3 शास्त्र दर्शन के विचारों का आधार माने गए हैं। इन्हीं को ईश्वरीय शक्ति माना गया है, जिसका इस्तेमाल मानव कल्याण के लिए किया जाता है। लॉर्ड बेकन। ज्ञान की प्रगति। विभाजन और विश्लेषण के बीच मामूली फर्क ये है कि विश्लेषण के दौरान विषय को विभाजित किया जाता है। प्रस्तुतिकरण की सहूलियत के लिए विषय को मनमाने ढंग से विभाजित किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। सभ्यता के इतिहास में इसका उपयोग 3 प्रकार से किया गया है। 3 अलग तस्वीरों और स्थिति की तुलना करना अनुचित नहीं होता। कई तस्वीरें अधूरी होती हैं, कई दोषहीन होती हैं और कुछ बिगड़ी हुई होती हैं। इसी प्रकार इतिहास के भी 3 प्रकार होते हैं: यादगार, उत्तम और प्राचीन इतिहास। यादगार इतिहास असमाप्त होता है या फिर इसे इतिहास का पहला और असंपूर्ण प्रारूप माना जा सकता है। प्राचीन इतिहास विकृत होता है, यानी इतिहास की कई अहम घटनाओं की जानकारी बहुत धुंधली और अस्पष्ट होती है, जिन्हें प्रमाणित नहीं किया जा सकता। लॉर्ड बेकन। ज्ञान की प्रगति। सामान्यीकरण से विस्तृत सिद्धांतों का व्याख्यान होता है, साधारण सत्य का बोध होता है। इसके लिए तथ्यों को प्रमाणित करने की आवश्यकता होती है। तर्कसंगत सामान्यीकरण की तुलना बनावटी वर्णन से नहीं की जा सकती। तर्कसंगत व्याख्यान में विषय वस्तु की सत्यता प्रमाण के आधार पर की जाती है। ध्यान दीजिए कि किस प्रकार जॉर्ज ह्यूम ने एक तथ्य के आधार पर शुरुआत की थी और किस प्रकार एक तथ्य को दूसरे तथ्यों से जोड़कर संपूर्ण जानकारी तैयार की गई। ये वक्ता के खजाने की सबसे मूल्यवान प्रतिभा होती है। ऊपर से खुला और नीचे से बंद एक बेलनाकार पात्र लीजिए और उसमें कुछ इंच की ऊंचाई तक पानी भर दीजिए। इसके बाद पात्र के मुंह को किसी चपटी धातु की चादर से ढक दीजिए। इसके बाद पानी को गर्म कीजिए। कुछ समय बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा। पानी के उबलने से भाप बनेगी और भाप का दबाव ऊपर ढक की चादर को धकेलने लगेगा। उबाल तेज होने से भाप की मात्रा बढ़ने लगेगी और चादर और ऊपर उठने लगेगी। पूरे पानी के भाप में बदलने तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। बेलनाकार पात्र यानी सिलेंडर पानी, आग और भाप से गति प्रदान करने वाले भाप के इंजन का मुख्य अंग होते हैं।
G.C.V. होम्स। व्याख्यान के सभी प्रकारों के समान अनुभव का उल्लेख भी वर्णन का मुख्य सिद्धांत होता है। वर्णन के उल्लेख का अर्थ है तथ्य से जुड़ी सत्यता का व्याख्यान। जानकारी वह होती है जिसका दर्शकों ने अनुभव किया हो, सुना हो, पढ़ा हो, महसूस किया हो, माना हो, यानी वह तथ्य जिस पर दर्शक अपनी जानकारी के मुताबिक विश्वास करता हो। इसमें दर्शक की जानकारी के मुताबिक सभी विचारों, भावनाओं और अच्छे बुरे अनुभव का मिश्रण होता है। इस प्रकार अनुभव के उल्लेख से मतलब है दर्शकों की जिंदगी से जुड़े अनुभवों तक पहुंचना। रहस्यमय स्वभाव से विज्ञान के महान आविष्कार नहीं किए जा सकते। वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथ्यों को समझने और एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए। पुलिस का खोजी दल चोर के जूतों या उंगली के निशान से अपराध करने वाले का पर्दाफाश कर देता है। इसी प्रकार जीव वैज्ञानिक कुवियर ने हड्डी के नमूनों के जरिए लुप्त प्राणियों के विषय में सटीक जानकारी जुटाई। जिंदगी के जिन आम अनुभवों पर सामान्यतः ध्यान नहीं जाता है, वैज्ञानिक उन्हीं तथ्यों को बारीकी से समझते हैं और नई खोज या आविष्कार को जन्म देते हैं। थॉमस हेनरी हक्सले, धर्मोपदेश। क्या बच्चों के नाम वृद्धा अवस्था दर्शाने वाली सोच से प्रेरित होते हैं? हरगिज नहीं। बच्चों का नाम रखते वक्त खास ध्यान रखा जाता है कि नाम का मतलब सकारात्मक हो। लेकिन क्या हम बूढ़े नहीं होते? क्या हमारी नजरें कमजोर नहीं होती? क्या हथेलियां शुष्क नहीं होती? क्या गाल पीले नहीं पड़ते? क्या दाढ़ी सफेद नहीं हो जाती? क्या आवाज भर्राने नहीं लगती? क्या सांसें नहीं उखड़ने लगती? क्या तोंद नहीं निकलती? क्या शरीर के सारे अंग प्राचीन नहीं दिखने लगते? और क्या ऐसे हालात में आप केवल नाम के आधार पर खुद को युवा कह सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं सर जॉन। शेक्सपियर, द मैरी फाइव ऑफ विंडसर। अंततः वर्णन की सामग्री तैयार करने के लिए विषय से संबंधित इन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए। यह क्या है और क्या नहीं है? ये किसकी तरह है और किसकी तरह नहीं है? इसके कारण और प्रभाव क्या हो सकते हैं? इसका विभाजन किस प्रकार करना चाहिए? ये किस विषय से जुड़ा है? इससे किस अनुभव की याद ताज़ा होती है? किन उदाहरणों से इसका व्याख्यान होता है? अपने समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। कुकू FM एप्लीकेशन पर अनगिनत ऑडियो बुक्स, दिलचस्प कहानियाँ और अधिक का आनंद लें। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर एक्सक्लूसिव 50% छूट प्राप्त करने के लिए कोड FMRMT85 का उपयोग करें। आपको कुकू FM प्रीमियम लेने के लिए लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। डेल कार्नेगी द्वारा लिखित अच्छा बोलने की कला और कामयाबी बुक का चैप्टर पर आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये जानकारी मूल्यवान लगी है तो अधिक जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए बुक ट्यूबर विशाल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक पढ़ने और अपने संचार कौशल में सुधार करने का आनंद लें। धन्यवाद।